10 साल में 1 करोड़ सुनते ही इंसान के कान खड़े हो जाते हैं, आंखें चमक उठती है और मन में लड्डू फूटने लगते हैं। करोड़पति बनना, और वो भी सिर्फ 10 साल में, कोई मजाक थोड़े ही है। कौन नहीं चाहता कि अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया ना हो। 1 करोड़ हो तो इंसान अपने आप को कितना सुखी पाता है। ये 1 करोड़ आपके जिंदगी में एक मील के पत्थर जैसा है। जिसके पास इतना कैपिटल हो उसे समाज वेल सेटल मानता है। रिश्तेदार सब एक अलग ही प्यार दिखाएंगे, और सबसे बड़ा फायदा होता है इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। स्ट्रेस कम रहता है, जिंदगी की लड़ाई थोड़ी आसान हो जाती है। अगर 1 करोड़ बैंक में हो, आप ऐसे ही तो खर्च नहीं कर सकते। उसका भी एक रूल होता है। रूल कहता है कि अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ है, तब आप 5% ही उसका हर साल यूज कर सकते हो। अब आप कैलकुलेशन समझिए। 1 करोड़ का 5% होता है 5 लाख रुपया। एक महीने का हिसाब समझना है तो 5 लाख को 12 के साथ डिवाइड कीजिए, तब आंसर आता है 41,000। रूल के हिसाब से 1 करोड़ रुपया आपके बैंक अकाउंट में हो तो जिंदगी भर 41,000 आप खर्च कर सकते हो, वो भी हर महीना। ऐसा अमाउंट तो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली का घर खर्चा होता है। यह है भारत में 1 करोड़ की आज की औकात। लेकिन इंडिया बदल रहा है। एक न्यू इंडिया इस वक्त हमारे इर्द गिर्द पनप रहा है। एक ऐसा इंडिया जहां हाई सैलरी पैकेजेस बड़ी आराम से मिलती है। कंपनियां आजकल 20 लाख तक की सैलरीज आसानी से दे रही है। आपको ऐसी सैलरी पाने के लिए आईआईटी या फिर आईआईएम की डिग्री ही होनी चाहिए। आजकल ऐसा जरूरी नहीं रहा। कंपनी के तरफ से जो रिक्रूटर्स इंटरव्यू करते हैं, वो आजकल ये देख रहे हैं कि क्या आप में काबिलियत है, क्या आप इसका कोई प्रमाण या प्रूफ दे सकते हैं, क्या आप में वर्क एथिक्स है, और क्या आप कंपनी के वर्क कल्चर में फिट रहोगे। तो आप जैसे टैलेंट को सैलरी की कोई कमी नहीं है। कंपनी दिल खोल के बड़ी सैलरी दे रही है। बड़ी सैलरीज के साथ आता है बड़े टैक्सेस। एक व्यक्ति जो सालाना 20 लाख कमा रहा है, उसको टैक्स 5 लाख से भी ज्यादा देना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 1 करोड़ बैंक में आ गए, तब उसका जो सालाना 5 लाख इंटरेस्ट निकलेगा, वो तो सिर्फ टैक्स भरने में ही खत्म होगा। अगला प्रश्न है, बिना ज्यादा मेहनत के 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य कैसे हासिल करें। मुझे आशा है कि आप कुछ गणित, कुछ मैथ्स के लिए तैयार है। सह लो थोड़ा सा। ये इंफॉर्मेशन आपके आने वाली जिंदगी में पैसों को लेके ज्यादा क्लैरिटी लाएगा। 10 साल में 1 करोड़ रकम जमा करना है तो मैथ सिंपल है दोस्त। 10 लाख साइड में रखो हर साल, और 10 साल बाद लो जी आपका 1 करोड़ जमा। लेकिन ये तो बेवकूफी होगी, क्योंकि आप इस पैसे को कहीं बैंक लॉकर में या अपने घर में गद्दे के नीचे छुपा कर रखोगे। ये वो इंसान करेगा जो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहता, भले इस चक्कर में पैसा ग्रो ही ना करे। लेकिन हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जहां पे आपको इस 10 लाख का सिर्फ आधा ही जमा करना है। मतलब साल का 5 लाख सेव कर लो और 10 साल में इन पैसों का 1 करोड़ बन जाए। कुछ ऐसा सॉल्यूशन। अब इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि हम होते कौन है जो आपको ये सब सिखाने चले, हमारी बातों को आप सीरियसली क्यों ले। तो जनाब, हम एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है। जैसे बैंक्स का रेगुलेटर होता है आरबीआई, उसी तरह शेयर मार्केट कंपनीज और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फर्म्स का रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी बुलाते हैं। ये लाइसेंस से आपको ये समझ लेना चाहिए कि हम फिनेंशियल और इन्वेस्टमेंट मैटर्स में एक अथॉरिटी है, एक एक्सपर्ट है। आप हमें कोई म्यूचुअल फंड बेचने वाला या इंश्योरेंस चिपकाने वाला ना समझे। उनको तो फंड मैनेजिंग कंपनी या इंश्योरेंस फर्म्स पगार और कमीशन देती है। हम सेबी रजिस्टर्ड फर्म्स ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते। हमें कोई कमीशन, ब्रोकरेज, गिफ्ट्स कुछ भी नहीं मिलता किसी और से। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा क्लाइंट्स फीस देता है। इसी वजह से हम तो भैया सिर्फ अपने क्लाइंट का भलाई का ही सोचेंगे।
हमारे जो भी एडवाइस रहेंगे वो आपके हित में पूरी ईमानदारी के साथ और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बिना होगा। सेबी ने इन सब चीज़ों को अच्छे से जांच परख कर ही हमें यह लाइसेंस दिया है। वे हर साल अपने ऑडिटर्स भेज के कंफर्म करते हैं कि हम उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं या नहीं। इन शॉर्ट, अगर आपको कोई लीगल इश्यू हो तो आप कॉल करते हो अपने लॉयर को। इसी तरह जब हेल्थ का इश्यू हो तो आप कॉल करते हैं अपने डॉक्टर को। इनको तो आप फीस ही देते हो ना। इसी तरह जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई सलाह मशवरा लगे तो आप कांटेक्ट करोगे सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मणिधर को। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। हमें सॉल्यूशन बताना है कि कैसे 10 लाख के भी आधे में 5 लाख हर साल इन्वेस्ट करके 10 साल में 1 करोड़ कैसे पहुंचे। क्योंकि हम में से हर कोई मंथली कमाते हैं, इस 5 लाख को भी पर मंथ वाले हिसाब में आपको समझाएंगे। हर महीने कितने पैसे साइड में रख के इन्वेस्ट करें, अब इसी प्रश्न का जवाब चाहिए। और इस प्रश्न का जवाब तभी मिलेगा जब हम एक नंबर, एक वेरिएबल को समझेंगे। बिना इसके वो मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा। जो पैसे हर महीने इन्वेस्ट होंगे उस पे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप तो पैसे दे देंगे लेकिन उस पर कोई मुनाफा तो होना चाहिए। इस मुनाफे का कोई तो अंदाजा होना चाहिए। ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन एक आंकड़ा है, नंबर है, जो परसेंटेज में बताया जाता है। अगर हमने ये रिटर्न का परसेंटेज अचीव नहीं किया या प्राप्त नहीं करा तो हमें 10 साल में 1 करोड़ नहीं मिलेंगे। और अगर हमारा रिटर्न अपेक्षा से भी ज्यादा मिला तो भाई साहब 10 साल से पहले ही आप करोड़पति बन जाओगे। एक सेबी द्वारा निर्देशित इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के नाते हम एक 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चलेंगे। इसका मतलब हर साल आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको 12% कंपाउंडेड ग्रोथ रिटर्न मिलेगा। और हमने इस नंबर को हवा में से नहीं उठाया है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। बैंक में फिक्स डिपॉजिट किसको नहीं मालूम, हर कोई उसको सेफ मानता है, लेकिन इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कम है। सेफ्टी ज्यादा, रिस्क कम, तो रिटर्न भी तो कम। और अगर रिस्क ज्यादा तब रिटर्न भी ज्यादा। ऐसे ही तो इकोनॉमी चलती है। इंडिया में बैंक फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट मिलता है लगभग 8%। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस रिस्क प्रीमियम ऑफ 4%। मतलब जो बिना रिस्क का रिटर्न होता है जो कि 8%, उससे ऊपर जो रिस्क ले रहे हो उसका 4% अलग से मांगो। 8 और 4% जोड़कर हो गए ना 12%। दोस्तों, यह है अपनी थियरी, लेकिन सिर्फ थियरी ही नहीं, प्रैक्टिकल्स में भी इसका प्रमाण है। निफ्टी इंडेक्स का लॉन्ग टर्म रिटर्न, जहां इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनीज होती है, इनका रिटर्न भी 12% से ज्यादा ही मिला है। मतलब रिस्क सही वाला लिया हो तो आपके पैसे लॉन्ग टर्म में तो 12% से बढ़ेंगे ही। अब तक हमको 3 चीजें पता है जो कि इक्वेशन के 3 वेरिएबल्स। पहला ये कि 1 करोड़ फाइनल अमाउंट चाहिए। दूसरा 10 साल तक इन्वेस्ट करना है या 120 महीने इन्वेस्ट करना है। तीसरा वेरिएबल है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% पकड़ना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको मालूम पड़ता है कि हर महीने आपको 43,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी 10 साल के लिए। और 10 साल बाद अगर 1 करोड़ अकाउंट में बन जाए तो याद कीजिए कि हम उस 1 करोड़ से महीने का 41,000 विड्रॉल करेंगे, वो भी अगले 100 साल। तो आप स्कीम समझिए, मंथली 43,000 इन्वेस्ट करेंगे पूरे 10 साल। 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मिला के बनेगा 1 करोड़ इन बैंक। अब आप बैंक से महीना का ब्याज निकालोगे 41,000, वो भी अगले 100 साल तक। बस इतना ही नहीं, आप होंगे घर के सबसे फेवरेट बुजुर्ग जिनके बैंक में करोड़ों अभी भी जमा है। हम में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनकी आज की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वे महीने का 43,000 इन्वेस्ट कर सके। हम ये जानते हैं, हम ये समझते हैं, लेकिन आपको भी ये समझना पड़ेगा कि दुनिया भी सबको करोड़पति नहीं बनाती। अगर आप थोड़ा और मेहनत करें, कंपनी में सेल्स पर फोकस करें या फिर अच्छी नौकरी के लिए जो सर्टिफिकेशन लगता है वो सब करें, तो शायद कोई आपको इतनी सैलरी देगा कि ऐसी 40,000 हर महीने आप इन्वेस्ट कर पाओगे। सुनने में शायद कड़वा लगे, पर सच जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा। पैसा किसी का सगा नहीं होता, वो जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं देखता। आप में काबिलियत हो तो पैसा आपके हाथ आएगा, वरना वो दूसरों के पास जाता है।
सिंपल सी बात है, एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए, दुनिया और पैसा तभी झुकेगी जब आप में उतना दम हो, मेहनत करने की क्षमता हो और सही रिस्क लेने का जिगरा हो। अब तक तो आपको समझा दिया कि 1 करोड़ 10 साल में बनाना है तो महीने का 43,000 साइड में रख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्ट कहां करें, उस पर बात होगी अब। जिधर भी डालोगे, लेकिन बैंक फिक्स डिपॉजिट में नहीं डालोगे, क्योंकि वहां तो 8% ही मिलता है, वो भी फिक्स्ड, और हमको जरूरत है 12% की। अब सोचिए कि 12% वही बनेगा जहां थोड़ा रिस्क ज्यादा हो, और वो होता है शेयर्स, डिमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी में। ये सब तो सुना ही होगा, हर कोई पागल हो रखा है इसके पीछे, क्योंकि लगभग सभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को 12 से ज्यादा परसेंटेज रिटर्न ऑलरेडी मिल रहा है, और उम्मीद यह है कि और भी सालों साल यही रिटर्न आराम से इंडियन कंपनीज देती रहेगी। 43,000 महीना बनता है 5,16,000 एक साल का। उसके लिए 43,000 को 12 महीनों से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 5,16,000 में से 1,50,000 रुपये आप डालोगे निफ्टी इंडेक्स में, हर महीने 12,500 रुपया डलेगा। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में नहीं होते। ये ग्रोइंग स्टॉक्स होते हैं जो अभी तक अपने फुल पोटेंशियल पर आए नहीं। जब रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी 20 लाख करोड़ की कंपनी है, तब ये मिड कैप्स 1 लाख करोड़ से भी कम मार्केट वैल्यू पर होती है। रिलायंस को तो दुगना होने में वक्त लगेगा। 20 लाख करोड़ की कंपनी ऐसे ही 40 लाख करोड़ की थोड़ी ही बन जाएगी, लेकिन ये मिड कैप वाले 1 लाख करोड़ तक की कंपनियां आसानी से दुगना बन सकती है। बस जैसे ही इनका ग्रोथ फास्ट होता है, वैसे ही मिड कैप का रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहता है। खैर, अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करते हो तो देर से ही सही, ये मिड कैप भी बड़े आराम से 12% से ज्यादा रिटर्न दे देंगे। मिड कैप में 1,83,243 रुपीज पर ईयर इन्वेस्ट करना है। मंथली के हिसाब से यह बन जाता है 15,270 रुपीज पर मंथ। अब आते हैं थोड़ा और नीचे, जहां मिड कैप से भी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। बात हो रही है स्मॉल कैप की, छोटी कंपनीज जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से भी कम होता है। अब ऐसी कंपनीज एकदम से डबल हो सकती है या फिर जट से नीचे भी गिर सकती है, लेकिन एक सही ग्रुप ऑफ स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो इनका एवरेज रिटर्न पॉजिटिव ही आएगा। स्मॉल कैप ने हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, क्योंकि उनमें रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। स्मॉल कैप में साल का 1,09,946 रुपये इन्वेस्ट करना है। मंथली हुआ 9,162 रुपीज। साल के 5,16,000 में से अभी भी 73,000 इन्वेस्ट करना बाकी है। यह 73,297 रुपीज जाएगा एक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी में। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, ये सिर्फ भागते हुए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मोमेंटम में जो स्टॉक हाल फिलहाल में भाग रहा हो उसी में इन्वेस्टमेंट होगी, और जैसे ही वो स्टॉक भागना बंद कर दे, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है। महीने का इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ 6,108 रुपया। कम है लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अब तक तो आपको पता चला ही, साल का 5,16,000 डालो, 10 साल बाद 1 करोड़ तक बन जाएंगे। ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है। कैलकुलेशन सही बैठे तो 10 साल में आप इन्वेस्ट करोगे 51 लाख रुपीस और प्रॉफिट कमाओगे 49 लाख रुपीस। बस शर्त है आपको 12% या उससे ऊपर का रिटर्न मिलना चाहिए। इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करें तो बन जाता है 1 करोड़। अगर आप उनमें से हो जो अभी टैक्स प्लानिंग ही कर रहे हो, तो एक सुझाव है हमारे पास। ये जो निफ्टी इंडेक्स है उसकी जगह आप टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो। वैसे भी निफ्टी इंडेक्स में टॉप 50 कंपनीज होती है, टैक्स सेवर में भी ऑलमोस्ट वही कॉम्बिनेशन होता है। अब टैक्स सेवर में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है? सेक्शन 80C के अंतर्गत 1,50,000 तक जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका 30% तक आपको टैक्स में छूट मिलेगी, और 1,50,000 का 30% होता है 46,000 रुपीज पर ईयर। 10 साल तक यही चलता रहा तो 4,60,000 रुपीज टैक्स बचा लोगे। कुछ तो फायदा हुआ ना। तो चलिए, अब तक तो आपको कुछ स्टेप्स समझ आ गए होंगे। पहला तो ये कि अगर 40,000 से ज्यादा रकम हर महीना सेव करो तो 10 साल में 1 करोड़ राशि बैंक अकाउंट में होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अब ये जो 1 करोड़ बनेगा उसका 5% निकल के आता है 5 लाख सालाना, महीने के हिसाब से 40,000। ये जो हर महीना इनकम निकालोगे आप, वो भी अगले 100 साल निकालते रहोगे।
ये कोई पक्की एडवाइस नहीं है, बस एक इलस्ट्रेशन है। सब कुछ आपके रिटर्न परसेंटेज पर डिपेंड करेगा और वैसे भी 1 करोड़ भी काफी नहीं होता रिटायरमेंट के लिए, पर कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अब ऐसे यूट्यूब वीडियोस पे भरोसा करना भी कभी कभी महंगा पड़ सकता है। ऐसे में सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एक बार सलाह मशवरा कीजिए। आपकी एज, आपकी आर्थिक हालत, आपकी फैमिली कमिटमेंट्स, ये सब देख के ही बताया जा सकता है कि आपको ऐसा कुछ करना भी चाहिए या फिर नहीं। अगर आप 30 और 40 साल की उम्र के बीच में हो तो भाई आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा और थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना होगा ताकि आपकी रिटर्न बहुत ज्यादा हो। क्योंकि आपके कमाने का वक्त है, रिस्क ले सकते हो और ज्यादा पैसा सेव भी कर सकते हो। लेकिन ये सब सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही लीगली आपको बता सकता है। अगर मनी धन को मौका दें तो हम भी आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, समझेंगे, फिर एडवाइस देंगे। हमें अपने जहाज का को पायलट समझे, जो सिर्फ और सिर्फ आपके हित के बारे में सोचेगा। कई बार इंसान के पास अपनी आर्थिक समस्याओं के बारे में बात करने के लिए कोई नहीं होता, फिर स्ट्रेस डिप्रेशन का रूप ले लेता है। हम सारा इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में।